उस्मान अहमद ने जुबारिया भाभी के हमरा वापस जाने की बात की तो सईद अहमद ने शाम तक रोक लिया था। उन्हें वलीद वाले प्रपोजल के मुतालिक उनसे डिस्कस करना था। अगली सुबह सुमान भी घर आया था। दोपहर के खाने के बाद उन्होंने उस्मान, सुमान और जुबारिया भाभी को पास बिठाकर वो जिक्र छेड़ दिया था जिसकी वजह से सुमान सब कुछ छोड़ छाड़ फौरन कराची आया था। मगर जरिश की वजह से इस तरफ ध्यान ही नहीं आया था कि वो किस काम से यहाँ आया है। अब्बू जी, मैं समझता हूँ ये सब कबल अज़ वक्त है। आपका फैसला यकीनन अहम होगा। आपने कभी हमारे लिए गलत नहीं चाहा और वो लड़का वलीद बेशक बहुत अच्छा है, मगर मैं नहीं समझता कि फरह के लिए इतना बड़ा फैसला यूं उजलत में किया जाए। हम कुछ अरसा इंतज़ार कर सकते हैं। सुमान ने फौरन कहा था, मगर मैं इंतज़ार करने के कतई हक में नहीं हूँ। वलीद बहुत अच्छा लड़का है। मैं फरह के फ़र्ज से जल्द अज जल्द सबकदोश होना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उन लोगों को कब बाकायदा अपने घर इन्वाइट करूँ। जब आप सब तय किए हुए हैं तो हम लोगों से पूछने की फॉर्मेलिटी भी क्यों निभा रहे हैं? जो जी में आता है कहें। यही रूटीन अम्मी ने अपना रखी थी और अब आप भी। सुमान एकदम तल्ख हुआ था। टेम्परामेंट फौरन लूज किया था, वरना यूं पल में आउट हो जाना फितरत न थी। शायद अंदरूनी डिप्रेशन था या फिर। सईद अहमद और उस्मान दोनों ने हैरत से उसे देखा। वैसे भी फराह आपकी बेटी है, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं, फिर हमसे मशवरे की जहमत भी क्यों? सुमान के लबो लहजे पर भाभी ने भी बगौर देखा। सुमान, ये किस अंदाज में बात कर रहे हो? सुमान अहमद का उखड़ा लहजा उन्हें फौरन टोकने पर मजबूर कर गया था। सॉरी। सुमान को फौरन एहसास हुआ तो अगले ही पल माजरत कर ली, मगर चेहरे के तने आसाब नॉर्मल नहीं हुए थे। पता नहीं क्या वजह थी, खिलफिशार अंदरूनी था या बैरूनी, जुबारिया भाभी अंदाजा न कर पाई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज़ क्या है। एतराज़ की तवक्को मुझे जहाँ थी वहाँ कोई रद्द अमल नहीं हुआ। उनका इशारा ताहिरा बेगम की तरफ था और तुम बगैर वजह के एतराज़ कर रहे हो। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्यों इनकार कर रहा हूँ, और वजह भी कोई गैर माकूल नहीं है। उस्मान ने खासे ताज्जुब से सुमान को देखा। सईद अहमद भी एक पल को चुप रह गए थे। मैं फरह को आप जैसी या अपने जैसी नामुकम्मल महरूमियों से भरी लाइफ नहीं देना चाहता। हमारी एक ही इकलौती बहन है, उससे अपनी खुशियों का हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का हक हासिल है। एक नामुकम्मल ज़हनी खिलफिशार से भरी वाहमो वसवसों की आमाजगाह से मुज़य्यन एक बटी हुई ज़िंदगी ही वो गुजारेगी अगर आप इस रिश्ते या किसी भी और रिश्ते पर बज़द रहे तो। बड़े तहम्मुल से सुमान ने वाज़े किया था, फरह तुम्हारी बहन ही नहीं मेरी बेटी भी है। मुझसे ज़्यादा तुम लोगों को उसकी खुशियों का एहसास नहीं होगा। उन्होंने गुस्से से सुमान को देखा। अंदर से हैरत ज़्यादा भी थे कि अचानक ये सुमान को हो क्या गया है। इतना तरद्दुद, इतना बहस और तमहीज़ तो उसने उस वक्त दफ़ा भी नहीं की थी। उस्मान भाई, आप ही अब्बू को समझाएं प्लीज़। भाभी, आप तो हर बात से बाखबर हैं, आप ही कुछ कहें। सुमान ने दोनों खामोश बैठे मियाँ बीवी को भी घसीटा था। सुमान, मैं भला क्या कहूँ? साद यहाँ पाकिस्तान में होता या फुप्पो वगैरह की तरफ से कोई रद्द अमल होता तो मैं कोई बात भी करती। भाभी ने सुमान को देखते हुए कहा तो सईद अहमद चौंके। क्या मतलब है? यहाँ साद का क्या जिक्र है? अगर तुम फरक की ज़ात को पिछले हवालों की वजह से साद के साथ नथी करना चाहते हो तो सुमान, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। अगर हालात वाक़त इस कदर जल्दी तब्दील ना होते तो शायद कुछ गुंजाइश निकल आती। साद जरिश को छोड़ कर गया था, उसके बारे में मैं अब भी अगर कुछ सोचूं तो फिर जरिश, सऊद और शाइस्ता लोगों के जज्बात से खेलने वाली बात हुई ना। बेशक साद लाख अपना है, मगर ये बात भी भुलाई नहीं जाएगी कि वो ऐन शादी के करीब इतने नाजुक हालात में फरार हुआ था। सुमान ने लब भींच लिए। अब्बू जान, अगर पुप्पो लोग ऐसा कोई ख्याल अब भी रखते हैं तो मुज़ायक़ा तो कोई नहीं। वही दुद्दीन अंकल की फैमिली से भुप्पो की फैमिली लाख दर्जे बेहतर है, और साद के बारे में हर तरह की गारंटी है। उस्मान भाई ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। नहीं उस्मान, तुम्हारी और सुमान की बात के बाद भी अब फरह की ज़ात को कोई मुतनाज़ा किस्सा नहीं बनाना चाहता। लड़कियों के मामला बहुत नाजुक होते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के बारे में कोई कुछ कहे। सुमान क्यों जोर दे रहा है मैं इतना ना समझ रही हूँ, मगर अब साद के बारे में सोचने की गुंजाइश नहीं बचती। बड़े तहम्मुल से उन्होंने रद्द किया था, बल्कि अपना फैसला सुनाया था। सुमान अहमद को लगा जैसे उन्होंने इंतहाई फैसला सुना दिया हो। साद के बारे में गुंजाइश नहीं बचती, मगर फरह के बारे में तो निकाली जा सकती है ना। सुमान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तहरीक बरपा हुई थी। सुमान के अल्फाज ही ऐसे थे कि वहाँ कमरे में मौजूद हर शख्स एक पल को खामोश रह गया था। सुमान, तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रहे हो? किसके मुतालिक कह रहे हो? उन्होंने कुछ तवक्कुफ के बाद बड़ी खफगी से सुमान को देखा था। जी, बहुत अच्छी तरह। सुमान अहमद ने फ़ौरन सर हिलाया था। आप फरह की और मेरी अटैचमेंट से बेखबर नहीं हैं। उसके इस कदर करीब कोई भी नहीं रहा, हत्ता कि जरिश भी नहीं। सुमान का अंदाज बड़ा संजीदा था। सईद अहमद के चेहरे पर तफक्कुर के आसार नुमायां हुए थे।
آپا کے بار بار زور دینے اور سعد کی شادی سے فرار نے انہیں یہ تو سمجھا دیا تھا کہ سعد کیوں بھاگا ہے، مگر فرح کی ذات بھی انوالو ہوگی انہیں گمان نہ تھا۔ ابو جی، سعد صرف فرح کے لیے یہاں سے گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تب حالات کچھ ایسے تھے کہ اس نے جو بھی قدم اٹھایا، مگر اس کی نیک نیتی شامل تھی اس میں۔ ہم اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے یا اس کی ذات کو ہائی لائٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سعد سے میرا رابطہ ہے مسلسل۔ بے شک پھپھو لوگ ابھی ناراض ہیں، مگر حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ کے مجبور کرنے پر ہی صحیح، مگر میں نے اس شادی کو نیک نیتی اور دل سے قبول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، زرش نے حالات کے مطابق فیصلہ کیا، مگر آپ بھی سعد کے اس تعاون نما احسان سے انکاری نہیں ہوں گے۔ اگر سعد یہ قدم نہ اٹھاتا تو آج حالات یہ بھی نہ ہوتے۔ سمان خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ ہم کچھ عرصہ انتظار کر سکتے ہیں۔ پھپھو لوگوں کی سعد سے ناراضگی ہمیشگی پر محیط نہیں ہوگی۔ مجھے صرف فرح کے جذبات کا احساس ہے۔ آپ بھی ضرور سوچئے گا، اگر میں نے کسی بھی معاملے میں گستاخی کی ہے تو اس کے لیے معذرت، کہ بہرحال اس قصے پر میں کچھ تلخ ضرور ہوا ہوں۔ سمان نے سب پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی تھی اور پھر کمرے سے باہر کا رخ اختیار کیا تھا۔ سعید احمد نے خالی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ عثمان اور زباریہ بھابھی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر لب بھینچ لیے۔ نہ جانے اب سعید احمد کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ اگلے 2-3 دن لگے تھے اسے روبہ صحت ہونے میں۔ جسمانی طور پر کمزوری پر قابو پایا گیا تو کلائی کا زخم بھی کچھ بہتر ہوا تھا۔ 5ویں دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ 5 دن بعد اس کا پہلا پیپر تھا۔ زرش نے قدم کیوں اٹھایا سبھی بے خبر تھے۔ زرش گمسم ہی رہی، صرف ٹھیک ہوں یا چند جملوں کے علاوہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ شائستہ بیگم اسے دیکھتی تو دل ہولتا تھا۔ یہ 5 دن سمان نے اسی کے پاس اسپتال میں گزارے تھے اور زرش کا سمان کی موجودگی میں ہر وقت آنکھیں بند کیے پڑے رہنا۔ شائستہ بیگم کے اندر بہت سے سوال جاگا گیا تھا، مگر نہ ہی وہ زرش سے پوچھنے کا رسک لے سکتی تھیں اور نہ ہی سمان احمد سے۔ مگر وہ محسوس کر چکی تھیں کہ زرش کی اس انتہائی جذباتی حرکت کے پیچھے سمان احمد کا کوئی رد عمل ہی ہے، مگر کیا؟ سمان نے زرش کے گھر شفٹ ہونے پر کچھ ریلیکس محسوس کیا تھا۔ اسلام آباد کے کئی کام اٹکے ہوئے تھے، سمان فوراً روانہ ہوا تھا۔ وہاں تو دن لگے تھے، کچھ مصروفیت ایسی تھیں کہ صرف 1-2 بار ہی کال کر کے چچی سے زرش کی خیریت دریافت کی تھی۔ ادھر سے فراغت ملتے ہی سمن واپس کراچی آیا تھا۔ دل و دماغ تو اسی جذباتی لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ اس رات وہ صرف ان کے سامنے ٹوٹ کر روئی ہی نہ تھی، اس کا رونا ایسا تھا کہ سمان کو ندامت نے آ لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ مسلسل سمان کو نظر انداز کر رہی تھی، گم سوم چپ چاپ سب کے سامنے تھی۔ گھر جا کر فریش ہو کر سمان چچا کے ہاں چلا آیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سبھی لاؤنج میں تھے سوائے زرش کے۔ نوشی ادھر ہی تھی، چند پل سمان سب کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ زرش کدھر ہے؟ نوشی سے پوچھا۔ کمرے میں، میں دیکھتا ہوں۔ سمان خود ہی اٹھ گیا تھا۔ شائستہ نے خاموشی سے سمان کو جاتے دیکھا۔ زرش تو کمرے میں بند بالکل ہی چپ چاپ ہو گئی تھی۔ عیادت کرنے والے بھی اس کی خاموشی صاف محسوس کر رہے تھے۔ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ سمان کے قدم دروازے کی دہلیز پر ہی ٹھٹک گئے۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھی بظاہر اسکرین پر نظر گاڑے، مگر وہ دراصل اپنے وجود سے بے خبر تھی۔ اس کی آنکھوں کی تمکتی چمکتی لہروں کی روشنی مان پڑ چکی تھی۔ بے حس انداز میں وہ صرف سامنے دیکھ رہی تھی۔ دھیمی آواز میں بجتا میوزک بھی شاید اس کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کروا پایا تھا۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی۔ جب جسم ہی سارا جلتا ہو تو دامن دل کو بچائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا؟ سمان کو لگا جیسے وہ اپنے خول میں سمٹ گئی ہے، اپنی ذات کے گنبد میں قید لمحہ بلمحہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بے پرواہی سے دوپٹہ کندھے پر تھا، پیلے لباس میں کرسی کی پوست سے سر ٹکائے وہ زرد سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ سنہرے ریشمی بال سائڈ پر تھے، بکھرے الجھے بے ترتیب سے انداز میں۔ سمان نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر دل تو لہو لہان ہو گیا تھا۔ سمان کی غیر جذباتی رویے نے اسے ایک طوفان سے آشنا کیا تھا جس کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ سمان نے قدم اندر کی طرف بڑھا لیے تھے۔ وہ اپنے تصور میں اتنی مگن تھی کہ سمان کی موجودگی بھی اثر انداز نہ ہو پائی تھی۔ زرش پکار پر ایک پل کو وہ چھٹکی تھی۔ نگاہوں کو جنبش دی تو نظریں سمان کے چہرے پر ایک پل کو جم سی گئیں۔ شرمندہ افسردہ چہرہ سامنے تھا، مگر اس کا نقصان پورا نہیں ہونے والا تھا۔ اس کا اعتبار ٹوٹا تھا۔ اس کے اندر کی زرش کا قتل ہوا تھا۔ وہ کیسے اب دوبارہ اپنے آپ کو بحال کرتی؟ اس رات سمان احمد کی جذباتیت نے صرف چند الفاظ ہی ادا نہیں کیے تھے، اس کا اعتبار توڑ دیا تھا۔ اس کے منہ پر صرف ایک تھپڑ ہی نہیں پڑا تھا، سمان کی ذات پر یقین رکھنے والی زرش کا قتل ہوا تھا۔ اور اس کے بعد وہ اب کیسے جیتی؟ اس کی آنکھیں بے تاثر ہی رہی تھیں، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔
सुमान को सामने देखकर हमेशा की तरह घबराई नहीं थी और ना ही कंप्यूटर सीडी प्लेयर ऑफ करने का ख्याल आया था। यूं लग रहा था कि गोया वो बेहिस और पत्थर हो चुकी है, हर एहसास से आ रही, हर जज्बे से बदजल। कैसी हो? जरिश ने निगाहें फेर कर कंप्यूटर की कीबोर्ड पर जमा दी। जरिश? सुमान के लिए उसका यह अंदाज बड़ा अजियतनाक था, बड़े कर्ब से पुकारा था। जरिश प्लीज। सुमान ने रिवॉल्विंग चेयर का रुख अपनी तरफ कर लिया था। वो सर उठाकर सुमान को देखने लगी। सुमान ने पहले कंप्यूटर ऑफ किया और फिर उसे देखा जो उसको देख ही नहीं पा रही थी। जरिश आई एम सॉरी यार, मुझे अंदाज़ा है मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह हर्ट किया है, मगर यकीन जानो वो सिर्फ वक्ती कैफियत थी, वक्ती उबाल था। मैंने कभी गुस्से में ऐसा इजहार नहीं किया, मगर उस वक्त न जाने क्या हुआ था। तुमसे मैं क्यों कर बदजन हो सकता हूँ? तुम तो मेरी रूह में खुलने वाली खिड़की हो। अपने आप से भी कोई नाराज हो सकता है भला। सजा देनी थी तो मुझे देनी थी ना। खतावार तो मैं था और नादिम भी हूँ। तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारे एतबार को मजरू किया। प्लीज कुछ तो कहो, बुरा भला, लानत मलामत, कुछ भी। प्लीज प्लीज यूं चुप न रहो। उसकी तरफ झुकते उसके दोनों हाथ थामकर सुमान ने कहा। तो जरिश को लगा उसके दिल पर किसी ने बारिश बरसा दी हो। जलता दिल एकदम फना हुआ था, या फिर जल थल। अंदर का सारा कर्ब उसके चेहरे पर सिमट आया था। सुमान के मजबूत हाथों की गिरफ्त में उसके लड़ते नाजुक हाथ उसके अंदर हलचल मचा गए थे। आप कुछ कहने की कोशिश में गुलाबी होंठ लर्ज उठे थे। हाँ बोलो, प्लीज कुछ तो बोलो। उसके हाथों को दबाते अपने वालिहानापन का मुजाहिरा करते उकसाया था, और जरिश को लगा वो अंदर से बिल्कुल टूट गई है। वो रोना नहीं चाहती थी, बिखरना नहीं चाहती थी। उसकी इज्जत बड़ी शिकस्त से दो चार हुई थी, और वो अपनी शिकस्त का मातम सुमान के सामने तो कतई नहीं करना चाहती थी, मगर खुद पर बस कहाँ था। सुमान की आवाज ने उसके सोए सब जस्मों को जगा डाला था। वो तो मर कर जी गई थी। अब आंखों से शिद्दत से आंसू बह निकले थे, और फिर वो खुद पर बंद नहीं बांध सकी थी। वो बड़ी कमजोर और आम सी लड़की ही तो थी, कैसे खुद को संभालती? फूट फूट कर रो दे। सुमान ने कर्ब से होंठ काट लिए। कालीन की एक तरफ रखे कुशन को खींचकर उस पर बैठे उसका बाजू भी खींचकर खुद में समेट लिया था। सुमान का गिरेबान गर्म आंसुओं से तर होता रहा। वो तो हर तरह के एहसास से बेखबर सिर्फ अपनी शिकस्त का मातम कर रही थी, और सुमान के दिल पर जो कयामत बरपा थी उसका अंदाजा उसे न था। आपने मुझे मेरी ही नजरों से गिरा दिया, मुझ पर शक करते, हाथ उठाते, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की खुद कोंपले नोच डाली। क्यों किया आपने ऐसा? मेरा एतबार रेजा रेजा कर डाला। बहुत सर रोने के बाद एकदम सुमान के सीने से चेहरा उठाकर उसे देखा। वो सर नवाज फारूक थे। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर उन्होंने अपना प्रपोजल दिया था। वो मेरे बारे में बेखबर थे, और जब उन्हें इल्म हुआ तो उन्होंने उस वक्त मुआवजत करने को फ़ोन किया था। मैंने तो वो आखिरी अल्फाज सिर्फ मजाक में कहे थे, और आपने मुझे गलत समझ लिया। नहीं, बाखुदा नहीं, वक्ती तौर पर सिर्फ गुस्सा था, मगर ऐसी बात कतई न थी। सुमान ने फौरन से अपने जुमलों का एतबार सौंपना चाहा था, मगर वो तो बेयकीन थी। आपने मुझ पर हाथ भी तो उठाया था। सुमान की संगीन गलती सामने थी। पागलपन था मेरा, बस तुम्हारे अल्फाज ने गुस्सा दिला दिया था। तुमने ताल्लुक ख़त्म करने की बात की थी और मुझे गुस्सा आ गया था। भला मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? मैंने तो तुम्हें अभी मुकम्मल तौर पर पाया भी नहीं, फिर खोने की जसरत कैसे कर लूँ? भला कोई अपनी मर्जी से अपने जिस्म से अपनी रूह को निकलने देता है? और जरिश को एकदम लगा उसके दिलो दिमाग पर छाई कहर सिमटने लगी हो। सुमान ने झुककर बड़ी मोहब्बत और नरमी से उसके रुखसारों पर बिखरे तमाम आंसू चुन लिए थे। मुझे तो फौरन निदामत के एहसास ने आ लिया था। रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर वाकई तुम्हें कुछ हो जाता तो? कोई यूं भी करता है? सुमान ने बड़ी नरमी से उसका बायां बाजू थामा था। वो सिसकी। मैंने अगर गुस्से में ताल्लुक तोड़ने की बात की थी तो आप गुस्से में ना आते, सामने से हट जाते, बाद में बात क्लियर कर लेते। मगर आपके जाने के बाद लगा कुछ भी बाकी न रहा। मेरा आपसे बचपन का साथ है। आपका वो रवैया रह रह कर दुख में मुब्तला करता रहा, और उस वक्त तो दिल चाह रहा था कि सांस अभी बंद हो जाए या फिर बैठे बैठे मौत आ जाए। सुमान के अंदर फिर से मलाल बिखरने लगा। जिंदगी में पहली दफा इस कदर जज्बातीपन का मुजाहरा किया था, और उसका खमियाजा भी भुगत लिया था। हमेशा अपने एहसासात और जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल रहा था, नहायत ठंडे और धीमे मिजाज का मालिक होने के बावजूद। उस वक्त न जाने क्यों अपनी ही जज्बाती कैफियत का शिकार होता चला गया था। आप वादा करें मुझसे, आप आइंदा मुझसे कोई बात नहीं करेंगे, मुझ पर मुकम्मल एतबार करेंगे। मैं सबकी बेतमादी सह सकती हूँ, मगर आपकी नहीं। वादा करें मुझ पर। उसके तो यकीन और एतमाद की धज्जियाँ बिखरी थी, कैसे एकदम संभल जाती। उसका जहन तो सिर्फ एक नुक्ते पर जम गया था। जरिश, जरी, मेरा मकसद वो सब नहीं था। तुम समझने की कोशिश करो यार। मैं भला क्यों बेयकीनी या बेतबारी का मुजाहरा करूं? कोई अपनी ज़ात से भी बेतबार हुआ है क्या? सुमान की वही यकीन दहानियाँ थी, वही अव्वल रोज़ वाले अंदाज थे। जरिश ने सर उठा कर देखा।
जो गुजर गया वो फिर क्या था? सुमान ने उसकी आंखों के तासुर को पढ़ा तो अंदर का मलाल बढ़ने लगा। ज़रिश लाख बदजन और नाराज सही, मगर इस तरह की बेयकीनी सुमान अहमद के मामले में उसने कभी नहीं दिखाई थी। ये नज़र का धोखा नहीं है ज़रिश, यकीन करो मुझ पर। हमारा आज का साथ नहीं, बरसों का साथ है। गुस्सा और जज्बातियत एक तरफ, मगर मैं तुम पर बेतबारी का मुजाहरा करने का ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। सुमान के अंदाज में मलाल बिखरता चला गया था, अपने रवैये पर, अपनी गुज़िश्ता गलती पर। उस वक्त ज़रिश को अपने दिल की कैफियत बताना दुनिया जहां का मुश्किल अमल महसूस हुआ था। दिल के जज्बों की सच्चाई और नेक नियति आश्कार करना बड़ा मुश्किल तरह मरहला था। अगर दिल चीर कर दिखाना नामुमकिन ना होता तो शायद ये भी कर जाता। सुमान ने आहिस्तगी से उसका बाजू छोड़ दिया था। ज़रिश के जहन में एक ही बात जम गई थी और सुमान की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे गुजरे उन नाखुशगवार पलों, वो लम्हे उसके जहन की स्लेट से मिटा दे, या फिर कोई जादुई छड़ी हो जिससे उसकी जहनी कैफियत नॉर्मल की जा सके, वो जिस बेतबारी और बेयकीनी की फिजा में उलझ गई थी उससे निकाला जा सके। काश मैं तुम्हें अपने जज्बों की नेक नियति का यकीन दिला सकता। सुमान ने बड़ी आजरदा निगाहों से ज़रिश को देखा था। सुमान खामोशी और आहिस्तगी से अपनी जगह से खड़ा हो गया। ज़रिश, किस अंदाज के इन अल्फाज में अपनी शर्मसारी का इजहार और कल्बी कैफियत को आश्कार करूं कि तुम्हारे अंदर की सारी बेयकीनियां ख़त्म हो जाएं। तुमने अपने जहन को एक ही नुक्ते पर जमा लिया है, ना तुम कुछ समझ रही हो और ना यकीन। तुम मेरी अव्वलीन मोहब्बत हो, मैं क्यों कर तुमसे बदगुमान होने लगा। हाँ, चंद कमज़ोर लम्हों की गिरफ्त में आकर एक कमज़ोर इंसान होने का खराज ज़रूर वसूल किया था, मगर दिल के किसी भी कोशे में यह गुमान पैदा ना हुआ था कि मैं तुमसे बदजन हो चुका हूँ। घर जाकर लानत पलामत करते भी ये एहसास ना हुआ कि मैं बेयकीन हुआ हूँ, बल्कि अपने रवैये और जज्बातीपन पर इस्तिराब का शिकार रहा। और अब सुमान ने पलट कर उसे देखा। वो घुटनों में सर दिए अभी भी सिसक रही थी। सुमान ने अजियत और बेचारगी से लब भींच लिए। तुम्हारे एग्जाम्स में सिर्फ 3-4 दिन बाकी हैं, प्लीज़ खुद को कंपोज करो, बहाल करो, इस तरह तो बिखर जाओगी यार तुम। ज़रिश ने सर उठाकर सुमान को देखा तो सुमान ने निगाहें फेर ली। मुझसे अब एग्जाम्स नहीं दिए जाएंगे। बड़ी बेचारगी थी उसके अंदाज में। ज़रिश प्लीज़, मैं हर तरह की सज़ा सहने को तैयार हूँ, जो भी कहोगी करूँगा, मगर प्लीज़ अपना फ्यूचर मत तबाह करो। अपनी तालीम की तरफ ध्यान दो। तुम्हारे इस इंतहाई कदम से पहले ही सब परेशान हैं, अब तुम्हारे इस फैसले से सब नहीं तो कम से कम चचा और चची जान तो ज़रूर मुतासिर होंगे। प्लीज़ कुछ सोचो समझो। इसके इस फैसले ने सुमान को मज़ीद तकलीफ में धकेल दिया था। तो क्या करूं? आपने मुझे जीते जी मार डाला है, सब जज्बे मर गए हैं। कैसे सोचूं? अब कुछ नहीं सोचा जाता। उधर वही आलम था। सुमान ने बेहद अजियत से उसे देखा था। सख्त अजियत में तो शाइस्ता बेगम की भी ज़ात आ चुकी थी। कमरे की दूसरी तरफ होने वाली बातें उनके वहमो गुमान में भी न थीं। सुमान अहमद की इंतहाई बेचारगी और ज़रिश का बुरी तरह से सकना रोना, अंदरूनी मुकाल में अल्फाज, सुमान के जुमले, ज़रिश के अल्फाज, वो अजीब उलझन में घिर गई थी। बहुत सी बातें न पता होने के बावजूद बहुत कुछ वाज़ेह हो चुका था। वो तो सुमान और ज़रिश की मौजूदगी में यूं ही हालात का जायज़ा लेने इधर आई थी कि दिल में सुमान के रवैये और ज़रिश की मुसलसल चुप ने यकीन तो दिला दिया था कि जो भी मामला हुआ था इन दोनों की ज़ात के दरमियान में ही था। मगर क्या, सुमान का शर्मसार माज़त ख्वाना लबो लहजा और ज़रिश का हार जाने वाला अंदाज, वो तो सब कुछ और ही लग रहा था जो उनके वहमो गुमान में भी न था। ये नवाज फारूक कौन था? वो उलझ कर रह गई। ताहम उनके उलझे दिल को एक गोना इत्मीनान हासिल हुआ था कि इतने दिनों से ज़रिश के से इंतहाई कदम की वजह तो सामने आई थी। उन्हें यकीन था कि यह बात उन दोनों की ही है, मगर मामला ये होगा। वो तकलीफ से दरवाजे से हट गई थी। वो अंदर जाने के बजाय लॉन में आ बैठी थी। कुछ देर बाद उनकी तवक्को के मुताबिक सुमान आता दिखाई दिया तो उन्होंने उसकी तरफ बगौर देखा। भिंचे लब, पुजमुर्दा अंदाज में कदम उठाता वजूद उनके दिल में मलाल जागा। सुमान, अपने ही ध्यान में चलते सुमान ने चौंक कर आवाज के ताक़ुब में देखा। चची को लॉन्चे पे बैठे पाया तो उसी जानिब आ गया। आप इधर अकेली क्यों बैठी हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खैरियत? सुमान ने चौंक कर देखा, वो खुद उलझी हुई थी। हाँ बैठो। सुमान सामने रखी कुर्सी पर टिक गया। मैं तुम्हारे और ज़रिश के माबैन होने वाली गुफ्तगू सुन चुकी हूँ। दानिस्ता नहीं, मगर तुमसे सारी बात सुनना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ज़रिश ने यह इंतहाई कदम क्यों उठाया। सुमान के चेहरे का रंग एकदम मुख्तगय्यर हुआ था। माँ जैसी चची से ऐसी हया आई कि नजरें खुद ब खुद झुकती चली गई। उन्होंने बिला तमहीद असल बात की थी। सुमान को चंद पल लगे थे खुद को बहाल करने में। बहरहाल एक जगह गलती हुई थी, उसकी सज़ा भी भुगतनी थी। अब आहिस्तगी से वो गुजरी रात हर्फ बहर्फ बयान कर डाली। ये नवाज कौन है? उन्होंने सारी बात सुनकर पूछा तो सुमान ने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे नहीं मालूम। जो ज़रिश ने अब कहा है वो भी बता दिया है।
हो सकता है कोई जानने वालों में से हो, मगर वो सर नवाज फारूक कह रही थी। कहीं एकेडमी में कोई सर ना हो। वैसे 1-2 दफ़ा उसने ये नाम पहले भी लिया है, मगर ख्याल है एकेडमी में ही है। चंद दिन ही वहाँ गई थी, मगर फिर अचानक वहाँ भी जाना छोड़ दिया था। सुमान ज़्यादा नहीं जानता था, सो कुछ भी ना कहा। मैं ज़्यादा कुरेद अब नहीं करती कि कहीं नाराज़ ना हो जाए। गुमान ही ना था कि कोई ऐसी बात भी होगी। वो धीमे लहजे में यूं बोल रही थी जैसे खुद से महवे कलाम हो। मैं ज़रिश से बात करूंगी, एग्जाम्स की तरफ मसरूफ़ करती हूँ, हो जाएगी ठीक आहिस्ता आहिस्ता, परेशान मत हो। उन्होंने सुमान का चेहरा देखा तो एहसास हुआ कम तकलीफ में तो उसकी ज़ात भी ना थी, बल्कि जितना ज़रिश तकलीफ में थी वो भी था। उन्हें एकदम तरस आया था, सो फौरन दिलासा भी दे डाला था। उसका जहन सिर्फ एक ही नुक्ते पर जम गया है कि मैंने बेतबारी का मुजाहरा किया है। इतना कहने सुनने के बावजूद उसका जहन उसी मुकाम पर है। मैं गलती पर हूँ, मगर आप बताएं कैसे यकीन दिलाऊं कि सिर्फ वो वक्ती जज्बातियत थी और दरहकीकत ऐसा कुछ भी ना था। सुमान ने दिल का बोझ कह डाला था। आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी, तुम फिक्र ना करो। बल्कि तुम्हारे लिए तो खुशाइंद बात होनी चाहिए कि तुम्हारे एक जज्बाती कदम ने उसकी ज़ात में दरार डाली है, तो वहाँ वो तुम्हारे जज्बों को भी कबूल करने के काबिल हो जाएगी। तुम टेंशन ना लो, जो होना था हो चुका है। बस अपने कदमों को पीछे मत धकेलना। वो इस वक्त जज्बाती शिकस्त तोरीख से दो चार है। तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए बड़ी अहम है। वही एक नुक्ते पर जम जाने, ये यकीन और एतमाद की बात तो चंद दिनों में ठीक हो जाएगी, मैं देख लूंगी। सुमान के चेहरे पर छाई बेचारगी और शर्मसारी के जज्बात के हमरा परेशानी की अजियत देखकर उन्होंने फौरन दिलासा दिया था, और सुमान ने मुस्कुराकर चची को देखा था। ज़रिश जिस मुकाम पर थी वहां अब कुछ भी कहना या दावा करना फजूल था। सुमान ये बात चची से नहीं कह पाया था। शाइस्ता बेगम को ज़रिश को नॉर्मल करने में बड़ी मेहनत करना पड़ रही थी। सुमान अहमद मर्द था और बीवी के मामले में अचानक किसी भी मर्द का ऐसा रिएक्शन फितरी था। फिर सुमान का ये रवैया उसे इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता था कि ज़रिश ने कभी सुमान को इस रिश्ते के हवाले से कबूल ही नहीं किया था। दोनों के दरमियान इस रिश्ते के हवाले से जो एतमाद की फिजा होनी चाहिए थी वो बिल्कुल मफकूद थी। फिर ऐसा वाक़या रोनुमा हो जाना शाइस्ता बेगम की समझ में नहीं आ रहा था कि सुमान को इल्ज़ाम दे या ज़रिश की जज्बातियत को मौरिद इल्ज़ाम ठहराएं। बहरहाल कसूरवार उन्हें ज़रिश ही लग रही थी। ज़रिश के एग्जाम्स करीब थे, ऐसे में उसकी ये कंडीशन और ये जज्बात भरा कदम इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया था। आने वाले दिनों में उन्हें ज़रिश को अपनी इस जज्बाती धचके से निकालने के लिए बड़ी जद्दोजहद करना पड़ रही थी, और वो उसके लिए कोशिश भी थी कि वो नॉर्मल हो। एग्जाम्स शुरू हो गए तो वो मुसलसल उसके पास जमी रहती थी। शुरू में तो वो एग्जाम्स देने की भी रवादार ना थी, मगर उनके समझाने, मनाने और बहलाने से वो आमादा हो गई थी। मगर वो सारा जोश जैसे मान पड़ गया था। शाइस्ता बेगम ने नौशीन को इधर ही बुला लिया था। खुद सारा दिन ज़रिश के आगे पीछे रहते हुए गुजारती घर डिस्टर्ब हो रहा था। ऐसे में नौशीन का बड़ा सहारा था। उनकी मुसलसल मेहनत से ये ज़रूर हुआ था कि वो सब कुछ भुलाकर जज्बातियत के हिसार से निकलकर पूरी तवज्जो से एग्जाम्स दे रही थी। शाइस्ता ने सुमान को बार बार इधर आने से मना कर दिया था। उस दिन के बाद सिर्फ एक चक्कर लगाया था और फिर शाइस्ता के मना करने पर इस्लामाबाद चला गया था। ज़रिश के मोबाइल पर कॉल्स भी टोक दिया था। वो चाहती थी कि वो ध्यान और तवज्जो से सिर्फ एग्जाम्स दे, किसी तरफ तवज्जो ना दे, और आने वाले दिनों ने साबित कर दिया था कि उनकी मेहनत रायगा नहीं गई। इस सारे अरसे में नौशीन इधर ही थी। एक एक करके ज़रिश का लास्ट पेपर भी ख़त्म हुआ, तो जहां उसने दिन रात की इस मुशक्क़त से रिलैक्स होने पर शुक्र अदा किया था, वहीं शाइस्ता बेगम ने भी शुक्र का कलमा पढ़ा कि एक बहुत बड़ा बोझ कंधों से उतरा था। शाइस्ता बेगम ने आने वाले वक्त के लिए ज़रिश की ज़ात के हवाले से जो भी सोच विचार की थी, उसमें सर फहरिस्त ज़रिश की रुखसती थी। वो राज़ी थी या नहीं, उन्होंने तय कर लिया था कि उसकी राय को अहमियत नहीं दी जाएगी। हाँ, उसे समझाएंगी ज़रूर कि वो गलत कर रही है। जिस तरह ज़रिश की ज़िंदगी में ये जज्बाती वाक़या रोनुमा हुआ था, वो नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद कोई ऐसी हिमाकत कर बैठे कि जिसका मदावा सिर्फ पछतावे की सूरत में हो। कल लास्ट पेपर था और आज उन्होंने सोच लिया था कि वो ज़रिश से आज हतमी बात करेंगी। ज़रिश फ्री हो चुकी थी, अब बात करने में कोई हर्ज भी न था। फाइनली और आखिरी बात, हतमी फैसला कौन बात। वो ज़रिश के कमरे में आई तो वो नहा कर निकली थी। बालों में ब्रश कर रही थी। मामा को देखकर मुस्कुराई। आइए। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, पेपर्स की टेंशन उतरी है तो सोचा कमरे का भी हुलिया दुरुस्त कर लूं। अब फारिग होकर हाथ बात लिया है। शाइस्ता बेगम ने देखा कि कमरा साफ और सलीके से सेट था। बेतरतीबी तो पहले भी नहीं थी, मगर स्टडी टेबल हर वक्त बिखरी रहती थी, जो अब दुरुस्त हालत में थी। किताबें तरतीब से रैक में सजी हुई थी। ठीक है, इधर आओ, इधर बैठो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा तो वो चौंकी। उनके संजीदा मिजाज को देखते उनके करीबी बिस्तर पर आ बैठी थी। खैरियत मामा? हाँ। हाथ का जख्म कैसा है अब? उन्होंने पूछा तो ज़रिश ने अपनी बाई हाथ की कलाई को देखा।
जख्म भर चुका था, अब सिर्फ निशान था। बायां हाथ था, अगर दायां होता तो एग्जाम्स में बहुत मुश्किल हो जाती। वो शायद कभी पेपर ना दे पाती। एग्जाम के दौरान भी मुसलसल बैंडेज होती रही थी, अब तो सिर्फ निशान बाकी थे। निशान देखते ही उसे और भी बहुत कुछ याद आया तो उससे सर झटका। वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, खासकर उस तकलीफ दे वाक़े को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो धीरे से बोली। दर्द तो नहीं होता? नहीं। एग्जाम्स हो चुका है, मजीद क्या इरादा है? उन्होंने पूछा तो जरिश ने उन्हें देखा। बीबीए करूंगी, रिजल्ट का मुझे यकीन है, हमेशा की तरह टॉप करूंगी। सोच रही हूँ वक्त ज़ाया न करूं, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी शुरू कर दूं। मामा, अगर मैं यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहूँ तो? क्या मतलब? मैं सोच रही हूँ अगर मैं पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहूँ तो। झिझकते हुए उसने दिल की बात कह दी थी। शाइस्ता बेगम ने बड़ी हैरानी से उसे देखा था। मजीद पढ़ने पर उन्हें एतराज ना था, वो तो खुद चाहती थी कि वो तालीम मुकम्मल करे। अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाना उनका ख्वाब था, मगर ये यूनिवर्सिटी चेंज करने का ख्याल उन्हें बिल्कुल ना भाया था। क्यों? मैं माहौल चेंज करना चाहती हूँ, कुछ अरसे के लिए मंजर से हटना चाहती हूँ। उन्होंने परेशानी से जरिश का चेहरा देखा। वो तो समझ रही थी कि जरिश नॉर्मल हो चुकी होगी, जहनी तौर पर कुछ फ़र्क आया होगा, मगर उसकी जहनी कंडीशन उसी मदार पर मरकूज थी। बल्कि अब ये फरार का ख्याल सुनकर उनका दिल खौफजदा हो गया था। अगर माहौल ही चेंज करना मकसद है तो इस्लामाबाद से बेहतर कोई जगह नहीं। वहाँ अच्छे इदारे हैं जो बीबीए करवा रहे हैं, और मैं भी सोच रही हूँ कि अब तुम्हें इस्लामाबाद रुखसत कर देना चाहिए। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में इब्तिदा की थी। नहीं मामा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं कराची या इस्लामाबाद से हटकर सुबह पंजाब के इदारों की बात कर रही हूँ। उन्होंने रुखसत कर देने वाली बात को यकसर नज़रअंदाज कर लिया था। चलो ये तो बात की बात है, देखेंगे। फिलहाल मैं जो तुमसे कहने आई हूँ वो गौर से सुन लो। जरिश ने गौर से मामा को देखा, शायद कोई संजीदा मामला था। कल भाई साहब और आपा लोग आ रहे हैं। अच्छा, मगर क्यों? खैरियत? हमारे और भाई साहब के दरमियान ये बात तय थी कि एग्जाम्स के फौरन बाद तुम्हें इस्लामाबाद भेज दिया जाएगा। रात तक उस्मान और ज़ुबारिया भी पहुंच जाएंगे, और कल सुमान भी। ज़रूरी मीटिंग थी, वरना वो आज ही चला आता। यहाँ से आपा की फैमिली, नौशीन के ससुराल वाले और भाई साहब लोग होंगे। ताहिरा आती है या नहीं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। ये हमारा, यानी हम सब लोग बशमुल तुम्हारे पापा, सबका मुश्तरका फैसला है कि कल तुम्हें सुमान, ज़ुबारिया और उस्मान के हमरा इस्लामाबाद रवाना कर दिया जाए। बहुत दिन रह लिया तुमने मैके में। अगर तुम्हारी तालीम का इस सिलसिला ना होता तो हम ये कदम पहले उठा लेते। तुम्हें पहले इसलिए न बताया कि तुम डिस्टर्ब ना हो। कल तक ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, पर रुखसती यकीनी है। ये कैसे हो सकता है? जरिश जो हैरानी से सुन रही थी एकदम इनकारी हुई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, और इस्लामाबाद तो कतई नहीं। एकदम कहते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी तो शाइस्ता बेगम ने बरहमी से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा लिया था। अहमकाना बातें मत करो जरिश, अब तक जो हो चुका है वो काफ़ी नहीं है क्या? और कितना जलील करवाना है हमें? वो फट ही तो पड़ी थी। मामा, जरिश ने बेयकीनी सुन के लबो लहजा अल्फाज पर उन्हें देखा। आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? मैंने भला कब ऐसा सोचा है? वो पल में रो दी थी। सोचा नहीं, मगर तुमने अब जिस तरह जिद पकड़ ली है उससे हम सिर्फ जलील ही हो रहे हैं। खानदान में भर में जिसको देखो इसी किस्से को छड़े बैठा है कि बेटियों की माँ होना मेरे लिए जुर्म है। तुमने पहले जज्बातियत भरा हिमाकत खेज जो कदम उठा लिया है वो कम था क्या मेरे लिए? जरिश ने जबान दांतों तले दबा ली। शाइस्ता बेगम के तेवर इंतहाई जारहाना थे। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, बस सिर्फ इतनी बात जरूर कहती हूँ कि अब जज्बातियत की उम्र से निकलो। बड़े लोग हैं जिन्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है, रिश्ते नातों में ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। फिर तुम्हारे साथ सुमान अहमद जैसा मजबूत मोहब्बत भरा हवाला है, हर सर्द और गर्म में तुम्हारा मुहाफिज बनेगा। बास को तो यह सहारा भी मैसर नहीं होता, कड़ी धूप में बरहना पा चलने की सजा सारी उम्र झेलते हैं। हमारी तरफ देखो, हमारा एहसास करो। पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं तुम्हारे पापा, वो किस अजियत में हैं। तुम्हें यूं देखते हैं तो कैसे उनका दिल तड़पता है, काश तुम समझ सकती। मामा, मैं मर जाऊंगी, मुझे ऐसी सजा तो मत सुनाएं। मैं सारी उम्र एक इल्ज़ाम बनकर रह जाऊंगी, वो जिंदगी इससे ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, कुछ अरसे बातें होंगी, फिर मामला सुलझ जाएगा। कभी तो ताहिरा को अपनी गलतियों का एहसास होगा। तुम हिम्मत ना हारो, छोड़ दो ये जिद। अभी तुम्हारी उम्र है क्या है, खुशियों के दिन है। जब वक्त गुजर जाता है तो सिर्फ पछतावे रह जाते हैं बेटा, उन्होंने आपके तहम्मुल और मोहब्बत से कहा था। जरिश ने माँ को देखा, उनके चेहरे पर अनकही इल्तिजा थी। कैसा दर्द था, कैसा कर्ब था। वो शिद्दत से रो दी। मामा, आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। उन्होंने मुझ पर कैसी बदएतमादी का इजहार किया है, वो मुझे कैसी लड़की समझते हैं।
वो अब भी खुलकर न कह सकी थी, मगर शाइस्ता समझ गई थी। मुझे सर बेल है। वो हैरान होकर मामा को देखने लगी। सुमान ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, अपनी हर गलती कबूल की है। फिर जहाँ रिश्तों में इतनी दूरियां हों, दिलों में इतनी गलतफहमियां हों, वहाँ ऐसी सूरत हाल होना कोई गैर मामूली बात तो नहीं। सुमान भी इंसान है, और फिर तुम दोनों के दरमियान जो रिश्ता था उसके कुछ तकाजे थे। बाहिमी एतमाद और यकीन का माहौल इस पौधे को मिले तो ये पनपता फलता फूलता है। जब यहाँ दिल में हजार गलत फहमियाँ, शिकवे शिकायतें लिए बैठी हो, और वो वहाँ झूठ नहीं, सामने की बात है। तुम्हारी हर तरह के रवैये के बावजूद सुमान ने कभी तुम्हारी जात को हल्का नहीं पड़ने दिया, कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया। और तुमने जो जज्बातियत दिखाई, अपनी जिंदगी से खेल जाना भी मसले का हल था क्या? तो फिर मैं क्या करती? उस वक्त उस दिल सिर्फ मर जाने को चाह रहा था। शाइस्ता बेगम की तमाम बातों के बाद वो फिर से चक उठी थी। फिर जज्बातियत? जरिश, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है। तुम दिलो दिमाग को जज्बातियत के तराजू में तोलती हो। अगर तुम इसी तरह जिद पर कायम रही तो सुमान के दिल में अभी तुम्हारे लिए जो जज्बातियत है खुद ही तुम खत्म कर डालोगी। मर्द मोहब्बत करता है तो जवाबन उतनी ही मोहब्बत और तवज्जो मांगता है, और जहां उसको तवज्जो नहीं मिलती उसकी अपनी तवज्जो का महवर भी बदल जाता है। अभी सुमान तुम्हारा दीवाना है, तुम्हारे नाम की माला जपता है। खुदा न खास्ता कभी तुम्हारे रवैयों से दिल बर्दाश्ता होकर उसने अपने कदम मोड़ लिए या कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जरिश ने अपने बहते आंसू हाथ की पुश से रगड़े। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ जिल्लत और रुसवाई हो। शाइस्ता बेगम को लगा जैसे उन्होंने सिर्फ अपना वक्त ज़ाया किया है। तुम्हारा जो ये रवैया है सुमान के साथ, उससे वो क्या मैं भी यही करूंगी कि तुम किसी और वजह को सोच रही हो। मम्मा, वो शजदा सी रह गई। आप मुझे ऐसा समझती हैं? लहजे में हजार शिकवे दर आए थे। नहीं, मगर लोगों की जुबान नहीं रोकी जा सकती। जरिश ने बड़ी नाराज नजरों से उन्हें देखा था। आज तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आया है, एक प्रपोजल ही तो है। तुम शादीशुदा हो, मगर सोचो अगर सुमान की जिंदगी में कोई तीसरा इंसान दाखिल हो जाए तो। मामा प्लीज, उसने अजियत से टोक दिया था। उसके लिए ऐसा तस्वर भी गुनाह था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कतियत से इनकार किया था। ऐसा हो जाएगा अगर तुम इसी तरह जिद पर अड़ी रही तो। उनका लहजा सख्ती लिए हुए था। सुमान एक मुकम्मल इंसान है। शादी ब्याह खेल नहीं होते, ना ही दो अफराद के माबैन तय होने वाला मामला होता है। ये दो खानदानों की बका का सवाल है। जिस तरह तुम जिद पर अड़ी हुई हो, तुम नहीं मान रही तो ठीक है, हम तुम पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, मगर हम तुम्हें सारी उम्र जोग लेने की इजाजत भी नहीं देंगे। सुमान, हमें लाख अजीज सही, मगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी खुशी से बढ़कर नहीं। ऐसी सूरत में हम कोई हतमी फैसला जरूर करेंगे। कैसा फैसला? जरिश ने नासमझी से उन्हें देखा। तुम सुमान के साथ जाने रहने पर राजी नहीं। सुमान भी आखिर इंसान है, वो 1-2 साल इंतजार करेगा, मगर कब तक? फिर हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तुम्हारे ख्याल में ताल्लुक, ये रिश्ता महज मजबूरी का है ना, सौदा है, तो फिर उसे तोड़ देना ही चाहिए। तुम्हारे हक में भी यही बेहतर होगा और सुमान के भी। क्या? जरिश ने अपने हवास उड़ते महसूस किए थे। उसने तो ऐसा कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। क्या कह रही हैं आप? उसकी अपनी ही आवाज़ लड़खड़ा गई थी। मगर मैंने ऐसा नहीं सोचा। फौरन घबरा कर माँ को देखा। मगर हम सोचेंगे। तुम्हें सारी उम्र इस हालत में अपने सामने नहीं बिठाए रखना। सुमान हालात को समझने की सलाहियत रखेगा। ये कदम उसके लिए मुश्किल ज़रूर होगा, मगर नामुमकिन नहीं। और फिर तुम्हारी बका का भी ख्याल है। हम सुमान को तुम्हारे लिए मजबूर करेंगे कि वो बाहिमी रजामंदी से रिश्ता ख़त्म कर दे। फिर हमें जो मुनासिब लगा वक्त के साथ फैसला करके तुम्हें तुम्हारे घर रुखसत करेंगे। रह गई ताहिरा की ज़ात तो सिरे से एक किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। सुमान भी वक्त के साथ संभल जाएगा। कहीं ना कहीं अल्लाह ने उसके लिए भी जोड़ बनाया होगा। हमारा मजहब हमें इजाज़त देता है कि जहाँ दिलो दिमाग ना मानते हों वहाँ फैसला कर लेना बेहतर है। मगर जरिश, याद रखो, महज जिद या अना में ऐसा फैसला करना गुनाह है, सरासर गुनाह। तुम समझदार हो, अब बताओ तुम क्या कहती हो? जरिश को लगा शाइस्ता बेगम की बातों ने उसका दिमाग माफ कर दिया है। खाली नजरों से माँ को देखे गई। कल सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अव्वल मकसद तो यही है कि तुम्हारी रुखसती का प्रोग्राम है। फिर भी तुम्हारे पास वक्त है, कल तक सोचना अच्छी तरह, फिर फैसला कर लेना। तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। तुम इनकार करती हो तो कल सबकी मौजूदगी में ही हमने सोच लिया है कि फैसला कर लिया जाएगा कि यह रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। रह गई रिश्तेदारी की बात तो भाई वही वक्त के साथ जो होगा देख लेंगे। मामा, सिसकी भरते उसने उनकी गोद में सर रख दिया था। शाइस्ता का अपना दिल भर आया था। उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा था। अपने एकदम बहते बेताब आंसुओं को बमुश्किल पीछे धकेला था। उनकी जरा सी हमदर्दी जरिश को अपनी जिद पर अड़े रहने पर मजबूर कर सकती थी। हमें अब कोई मजबूरी नहीं। सुलह सफाई अफामो तफहीम से रिश्ता खत्म हो सकता है।
ہمیں تمہاری خوشی سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ زرش سے سکتی رہی تھی۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، وہ فیصلہ کرنا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ تمہاری بہتری ہے تمہارا دل جس فیصلے پر مطمئن ہے۔ محض طاہرہ کی ضد اور اپنی انا کے ذم میں اپنے مستقبل برباد مت کرنا۔ طاہرہ کبھی معافی مانگنے نہیں آئے گی۔ ایک عمر کا ساتھ ہے ہمارا، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، اور میری بیٹی اتنی نہیں ہے محض کسی کو فاتح ٹھہرانے کو اپنی زندگی پر ہی داؤ لگا دے۔ ہماری محبتیں تو فطری ہیں، مگر کوئی تمہیں اس طرح کبھی نہیں چاہے گا۔ سمان نے تم پر شک نہیں کیا تھا، یہ تو ابتدا تھی، اس رشتے کا تقاضا تھا۔ تم اب بھی نہ سنبھلی تو سمان کو خود بد اعتمادی کا شکار ہونے پر مجبور کر دو گی۔ شائستہ نے اسے دیکھا، اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر پیشانی چومی تھی۔ مرد کی زندگی میں دوسری عورت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ تم ادھر ہو اور سمان ادھر۔ ایسے اچھے مرد کو دنیا ایک پل میں اپنے گرفت میں کرنے کا سوچتی ہے۔ سمان سے بہتر کوئی تمہیں نہیں سمجھے گا۔ بچپن کا ساتھ ہے تمہارا یہ رشتہ، ایک طرف جو انسیت اور چچا زاد ہونے کی حیثیت سے جو مقام اس کے دل میں تمہارا ہے، وہ تمہیں کہیں اور میسر نہیں آئے گا۔ قسمت پر شاکر ہو جانے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اگر بہت سے لوگ طاہرہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ایک بڑا حصہ ان لوگوں کا بھی ہے جو مجھے اور تم بہنوں کی حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہے۔ محض طاہرہ کی خاطر خود کو داؤ پر مت لگاؤ۔ شائستہ بیگم کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ گمسم ہو گئی تھی۔ دماغ کا فیصلہ اور تھا اور دل کسی اور ہی کیفیت کو بیان کر رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر ہار گئی تو خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سمان کے ساتھ رخصت ہونے میں بے شک بہت اذیت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، مگر اس کی ذات سے ماما پاپا کی جو تکلیف تھی وہ ختم ہو سکتی تھی۔ اپنے آپ کو سمجھانے کو اس سے یہی ہیلا ملا تھا، اور ذہن مطمئن تھا نہ ہی دل۔ آہستہ آہستہ یہ رشتہ کیسے اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا وہ حیران تھی۔ یہ دل ہی تھا جو ہر جگہ رسوا کرواتا آیا تھا۔ عجب کشمکش تھی۔ ہادیہ پائیں تو ماما نے اسے ہادیہ کے ساتھ جا کر اپنی پسند کی شاپنگ کر لینے کو کہا تھا۔ میرا سب سامان جوں کا توں ہی پڑا ہوا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہی نہ تھی، تاہم وہ ماما کو انکار نہ کر پائی تھی۔ ہادیہ کے ساتھ جا کر اس نے شادی کی چند چیزیں خریدی تھیں، پھر ہادیہ آپا اسے پارلر لے گئی تھی، اس کا فیشل کروایا تھا۔ اسکن تو اس کی ماشاءاللہ پہلے ہی اچھی خاصی تھی، ذرا سی توجہ سے چمکنے لگی تھی۔ فیشل کے بعد انہوں نے اس کے بالوں کی لیئر کٹنگ کروائی تھی۔ کافی عرصے سے کٹنگ نہیں کروائی تھی، بال کمر سے نیچے آ رہے تھے۔ زرش کو بذات خود بھی لمبے بال پسند تھے، اگر ذرا توجہ دیتی تو خاصے بڑھ جاتے، مگر وہ جب بھی بڑھتے تھے آدھے کٹوا لیتی تھی۔ اس دفعہ اس نے ہلکی سی کٹنگ پر ہی اکتفا کیا تھا۔ آپا کے کہنے کے باوجود اس نے کچھ نہیں کروایا تھا سوائے مہندی کے۔ گھر واپسی پر پھپھو لوگ آ چکے تھے اور پھر رات تک عثمان بھائی اور زباریہ بھابھی بھی اپنے بیٹے کے ہمراہ پہنچ گئے تھے۔ اگلے دن گھر میں خاصی چہل پہل تھی۔ وہ چپ چاپ سب کو دیکھتی رہی تھی، اس سے کرنا تو کچھ نہیں تھا، بس اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ شام تک عفان انکل کی فیملی اور تایا لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ سمان احمد ان کے ہمراہ ہی تھا، جبکہ طاہرہ بیگم نہیں تھی، اور سب یوں مطمئن تھے جیسے اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور زرش کو لینے طاہرہ بیگم کا نہ آنا بڑا اذیت ناک ہی تھا۔ اس نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس انداز میں رخصت ہوگی۔ طاہرہ بیگم نے جس طرح وہ سارا کھیل کھیلا تھا، صرف اس کی ذات کی دھجیاں ہی نہیں بکھری تھی بلکہ اس کے کردار اور عزت نفس پر بھی حرف آیا تھا۔ وہ مکمل عزت اور آن کے ساتھ جینا چاہتی تھی، مگر اب ہادیہ آپا اور نوشی دونوں نے ہی مل کر اسے تیار کیا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ اسے سختی سے آپا کو منع کر دیا تھا کہ خواہم کا کوئی بھی اس کے پاس آ کر اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے اندر کسی سے بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد زباریہ بھابھی اور ہادیہ آپا اسے لاؤنج میں لے آئی تھی۔ خوبصورت لباس اور زیورات کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے سمان احمد کے ساتھ بٹھایا گیا تو سمان حیرت سے چونکا تھا۔ اسے اب تک یہ گمان تھا کہ زرش ضرور انکار کر دے گی، مگر اب زرش کو اپنے پہلو میں بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو یقین کرنے میں تعمل ہوا کہ یہ وہی زرش ہے، یہ بدل گئی ہے۔ اس وقت گزشتہ سب واقعات خواب و خیال سے محسوس ہوئے تھے۔ السلام علیکم، سمان نے پہل کی تھی۔ دھیما سا لہجہ زرش کی سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ لب بھینچ گئی۔ سمان سے ناراضگی تو اب بھی تھی، بدگمانی ایسی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیسی ہو؟ سمان نے دوبارہ لب کشائی کی تو اس نے ذرا سی دیر سر اٹھا کر ایک نظر کی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ ارد گرد سبھی تھے، بے شک وہ روایتی دلہنوں والے اہتمام سے دور تھی، مگر موقع ایسا تھا کہ اسے سمان کی یہ بے تکلفی بڑی کھلی تھی۔ پیپرز کیسے ہوئے؟ سب اطراف میں موجود تھے، ہنسی مذاق باتوں میں لگے ہوئے تھے، گاہے بگاہے توجہ ادھر بھی تھی، مگر سمان احمد کو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ زرش سے سب کے سامنے یوں کلام کرنا اور جواب دینا خاصا دقت طلب لگ رہا تھا۔ اچھے ہو گئے تھے۔ اسے سرد لہجے سے لاتعلق انداز میں جواب ملا تو سمان نے گہرا سانس لیا۔
آئندہ پیش آنے والی صورتحال کیا ہو سکتی تھی؟ زرش کا آئندہ زندگی سے متعلق کیا لائے عمل ہو سکتا تھا؟ سمان نے بڑی سنجیدگی سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تھا۔ کیا زرش صرف کمپرومائز کر رہی ہے؟ سمان کے اندر اس سوال نے بڑی شدت سے سر اٹھایا تھا۔ چاہے جانے کی آرزو تو ہر کسی کو ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کسی کے دل میں ہونا، اپنی موجودگی کا احساس کسے برا لگتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ تو اس سے بڑھ کر تھا۔ اس رشتے کو باہمی محبت اور تعاون ہی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، جبکہ زرش کے لا تعلق اور سرد لب و لہجے نے سمان کے دل میں موجود ساری خوش فہمیوں کی تتلیوں کو جلا کر خاکستر کر ڈالا تھا۔ ایسی زندگی تو سمان احمد کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ دل میں افسردگی کا احساس چھایا ہوا تھا۔ سمان آہستگی سے اس کے پہلو سے اڑ گیا تھا، اور زرش اس نے سمان احمد کی خاموشی سے اڑ جانے پر دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ مزید کسی سوال سے بچ گئی تھی۔ جون جون دن گزر رہے تھے، نویرا کو اپنا سراپا بڑا بے ڈول سا لگنے لگا تھا۔ آج کل وہ عجب دوراہے پر کھڑی تھی۔ واپسی کا کوئی رستہ نہیں تھا اور آگے وہ بڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ شارق زمان کے لیے وہ اب بھی وہی پتھر کی چٹان بنی ہوئی تھی۔ اب تو شارق زمان نے بھی گویا اسے بھول جانے کی قسم کھا لی تھی۔ جون جون دن گزر رہے تھے، اس کے گھر میں آمد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ نویرا اور شارق کو یوں اپنی اپنی ضد اور انا میں زندگی برباد کرتے دیکھتے واجدہ بیگم کا دل ہر وقت کھولتا رہتا تھا۔ نویرا کا ہر رد عمل ان کے سامنے تھا، اور اب شارق زمان کی بے تعلقی بھی تھی۔ انہوں نے بار بار نویرا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر نویرا ہر بار انہیں اس سلسلے میں قطعی مداخلت نہ کرنے کا کہہ کر چپ کروا دیتی تھی، اور اب تو انہوں نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ دونوں کو ان کی حال پر چھوڑ دیا تھا۔ انہی دنوں اسے نواز فاروق کی لاہور آمد اور ساتھ ہی ماموزاد رمیسا سے رشتہ طے ہو جانے کی خبر سنی تھی۔ خاندان بھر میں سب کو ہی حیرانی ہوئی تھی اس خبر سے کہ فاروق چچا نے نواز کو کیسے معاف کر دیا، اور نہ صرف معاف کیا تھا بلکہ گھر میں بھی جگہ بھی دے دی تھی۔ آج کل وہ دوبارہ لاہور اپنے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ 1 ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ آج کل خاندان بھر میں نواز کی آمد اور شادی کا ہی چرچا ہو رہا تھا۔ اس دن اماں اس کی کیفیت کا پوچھنے چلی آئیں تو ان کے ساتھ نبیلہ بھابی بھی تھی۔ ان کا زیادہ تر موضوع گفتگو نواز فاروق کی ذات اور شادی ہی رہا تھا۔ نویرا چپ چاپ ہی رہی تھی۔ نواز فاروق اور لاہور دوبارہ آنے کے بعد ان کے ہاں نہیں آیا تھا، مگر خالدہ بیگم کے ہاں جا چکا تھا۔ نبیل کا کیا رد عمل تھا وہ لا علم تھی۔ ہاں، اماں اور بھابی کی زبانی ضرور علم ہو گیا تھا کہ نبیل کو بہت کڑا لگا تھا، اور وہ نواز کے ساتھ بڑی بری طرح پیش آیا تھا، بلکہ سختی سے اسے آئندہ اپنے ہاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ نویرا کے لیے یہ سب بے معنی سا تھا۔ اس نے تب بھی دلچسپی ظاہر نہ کی، پھر وہ کیوں کرتی؟ شارق زمان تو ایک طرف اس سارے خسارے میں یہ شخص برابر کا شریک رہا تھا، وہ اسے کیوں کر معاف کر سکتی تھی؟ کھانا کھا کر وہ اماں اور واجدہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھی تو اماں نے اسے بغور دیکھا۔ جب سے انہوں نے واجدہ آپا اور حمید صاحب کے ساتھ بھیجا تھا، نویرا کا رویہ ان سے بڑا سرد اور لاتعلق سا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے بعد ایک بار بھی ان کے ہاں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کئی فون کیے تھے، ہر دوسرے دن فون پر اس کی خیریت معلوم کرتی تھی، مگر نویرا کا رویہ اسی طرح برقرار تھا۔ انہیں ہر بار نویرا کے رویے سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کئی بار انہوں نے خود آ کر اسے اپنے ہاں آنے کو چکر لگانے کو کہا تھا، مگر وہ ہر بار ٹال جاتی تھی۔ خود سے تو اس نے کبھی فون کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ آج بھی وہ اسی سلسلے میں آئی تھی۔ وہ نبیلہ کو ساتھ لے کر شاہدہ بابی کے کہنے پر ہی ان کے ساتھ چند دن رہنے کو چل دے، پھر تو اس کی کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ شاید کہیں آنا جانا ہی نہ ہو پاتا۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تم تو سسرال کو ایسی پیاری ہوئی ہو کہ میکے کو بھولتی ہی جا رہی ہو، چلو ہمارے ساتھ چند دن رہ لینا۔ اماں کے اشارہ کرنے پر نبیلہ بھابی نے لب کشائی کی تھی۔ کیوں؟ نویرا کا وہی بڑا سنجیدہ انداز تھا۔ نبیلہ اندر کی بات سے بے خبر تھی، ہنس دی۔ میکے میں بھلا لڑکیاں کیوں جاتی ہیں؟ چند دن کا کہہ رہی ہوں، اب ہوا بدلی ہو جائے گی۔ ویسے بھی خالہ جان، میں سوچ رہی ہوں ہم نویرا کی ڈیلیوری سے پہلے اپنے ہاں ہی لے جائیں۔ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، شاکرہ بھی اتنا اچھی طرح خیال نہیں رکھ سکتی۔ اب تو نویرا کو انتہائی توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ شارق بھائی کی اپنی مصروفیات ہو سکتی ہیں، وہاں میں اور امی تو ہوں گی، کیا خیال ہے؟ انہوں نے بات کرتے حاضرین پر نگاہ ڈالی تھی۔ واجدہ بیگم نے نویرا کے چہرے پر ناگواری چھائی دیکھی تو گہرا سانس لیا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، خواہ آپ لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ رہ گئی چند دن جا کر رہنے کی بات، مجھے اس کی ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں ادھر مطمئن ہوں، آپ لوگ بھی فون کر لیتے ہیں، آ کر مل جاتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ وہ بھی سنجیدہ انداز۔ اب کے کچھ الجھ کر نبیلہ بھابی نے بھی بغور نویرا کو دیکھا۔ اس کے تاثرات ناقابل فہم لگے تھے۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ انہوں نے ٹھٹک کر ساس کو دیکھا۔ وہ خوش شپنج کی شکار بیٹی کے چہرے کے دو ٹوک سنجیدہ تاثرات کو دیکھ رہی تھیں۔ ہم تو آ کر مل ہی جاتے ہیں، مگر تمہارے آنے کی تو اور ہی بات ہے۔ رہنے دیں بھابی، تکلف نہ کیا کریں۔
फिर नबील भाई कहाँ बर्दाश्त करेंगे? उसने हंसकर तन से कहते हुए ने देखा तो वो नजरें चुरा गई। नबील अभी तक कहाँ माफ करने वाला था। वो उसी मुकाम पर थे और नवेरा नाहक सजा काट रही थी। बल्कि मर्दों के इस मुआशरे में सारा खसारा आया ही औरत के हिस्से में था। साजिद भाई समझदार थे, वो बर्दाश्त कर गए थे, मगर नबील तो शारिक का ही कज़न था, उसी की तरह जज्बाती और जोशीला। तुम नबील की वजह से मैका छोड़ दोगी? उन्होंने कहा तो वो हंस दी। मैका तो मैं कब का छोड़ चुकी हूँ, जाने दें इस किस्से को, कोई और बात कहे। हाँ हादिया, आप बता रही थी कि आंटी की तबीयत पिछले दिनों ख़राब रही थी, अब कैसी है? ठीक है। नवेरा के रवैये पर वो गुमसुम हो गई थी। नवेरा उन्हें बहनों की तरह अजीज थी। वो नबील की वजह से उनके यहाँ नहीं आई थी, घर आकर रुकती भी तो बहुत दिनों बाद। उन्होंने बड़े दुख से नवेरा को देखा और फिर लब भींच लिया। अच्छा आप बैठे, अम्मा के पास जाएं, मैं शकरा से चाय का कहती हूँ। वो वहां से उठी। उन्होंने बड़े दिल गिरफ्तार अंदाज में उसकी पोस्ट पर फैली लंबे काले बालों की चुटिया को लहराता देखा था। नवेरा, वो शकरा से चाय का कहकर पलटी तो अम्मा भी वहां चली आई। जी, क्यों सजा दे रही हो मुझे? माँ के दिल को मत आजमाओ, तुम तो हर नाता तोड़े बैठी हो, कोई इस तरह भी करता है। उन्होंने इसके बाहर आने पर कहा तो नवेरा खामोशी से देखने लगी। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, बच्चे की पैदाइश तक अब उधर ही रहना। इस हालत में अब तुम्हें मैं यहाँ नहीं छोड़ने वाली। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अम्मा बार बार मजबूर न किया करें, मुझे इस घर में जीने दें। मुझे उस घर में नहीं जाना। रह गई डिलीवरी की बात तो इतनी अहम नहीं, डॉक्टर से हर माह चेकअप करवा रही हूँ, सब नॉर्मल है। हो सकता है घर में ही डिलीवरी हो जाए। अगर ज़्यादा परेशानी हुई तो डॉक्टर फ़ारोज़ा के क्लिनिक चली जाऊंगी, वही मुझे असिस्ट कर रही हैं। तो क्या वो उस घर में नहीं आओगी कभी? नहीं, आपसे ताल्लुक़ तो है अम्मा, मुझे बार बार परेशान ना करें। बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाती हूँ। आपने मुझे यहाँ दोबारा भेजा है उस शख्स के बावजूद, उसके बावजूद कि वो शख्स, उसके लहजे में शारिक के लिए इतनी नफरत थी कि अम्मा देखती रह गई। वो मुझे इंतहाई जलील कर चुका है। वो मुझे पहले वाली हैसियत दे पाएगा या नहीं, आपने सोचे बगैर मुझे मजबूर किया यहाँ आने पर। मैंने आपकी बात मान ली, आप मजबूर हैं। आपको बेटों की परवाह है और बेटी। वो एक पल को चुप हुई थी, फिर अम्मा को देखा तो सर झटका। अम्मा इस किस्से को ख़त्म करें अब। मुझे जितना जलील होना था उसकी शख्स की नज़रों में मैं हो चुकी हूँ। अभी अभी ज़ख्म ताज़ा हैं, कुछ अर्सा मनमल होने लगे। शायद मुझे आपकी मजबूरी समझ में आ जाए, मगर इतना तो मैं समझ चुकी हूँ, मेरे लिए ना ही नबील भाई के दिल में कोई जगह बाकी रही है और ना ही आपके घर में। लावारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारने का फ़ायदा, कम से कम इस घर में अपनी अना तो सलामत रखें। जी तो नहीं हूँ, आपकी बहन का घर है 100 बार है, मगर बेटी का घर समझकर कभी आने की गलती ना कीजिएगा। इस घर में तहफ़्फ़ुज़ मेरे लिए बस इतना है कि उसने मुझे 4 दीवारी फराहम की है और बस। और जिस दिन ये 4 दीवारी भी तंग पड़ गई तो कहीं ना कहीं ठिकाना मिल ही जाएगा। मगर अम्मा ये तय है, अब आपके घर कभी नहीं आना। आपको अपने बेटों की इज्जत व आबरू मुबारक हो। बेटी जय भाड़ में। नवीला ने अपने दिल की भड़ास निकाली थी और अम्मा हैरान और परेशान खड़ी नवीरा को देख रही थी। क्या ये वही नवीरा है, उनकी हलीमो शफीक बेटी? ये तो हालात की डसी, इंतहाई जहरीले लहजे में कलाम करती कोई और ही हस्ती लगी थी। नवीरा, उनकी लबों की सस्कारी कहीं अंदर ही दम तोड़ गई थी। वो लोग उसे सीधे एयरपोर्ट ही ले आए थे। फ्लाइट तैयार थी, वो इस्लामाबाद में थे। घर पहुंचते पहुंचते उनको 12 बज गए थे। सुमान, जुबारिया भाभी और उस्मान भाई के साथ जनिश के अलावा फरह भी थी। उसका पहले ही इरादा उन लोगों के हमरा इस्लामाबाद जाने का था। खाना वो लोग कराची से ही खा कर आए थे। भाभी के कहने पर मुलाजमा ने फौरन चाय तैयार की थी। चाय के बाद भाभी उससे लिए सुमान अहमद के कमरे में चली आई थी। ये तुम्हारा और सुमान का कमरा है। मैं हर चीज़ रखवा तो चुकी हूँ, मगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सुमान से कह देना, मैं बंदोबस्त कर दूंगी। और हाँ, ये तुम्हारा घर है जिस तरह मेरा है। तुम किसी अजनबी जगह नहीं आई हो, इसलिए पुरसुकून और मुतमईन होकर रहो। भाभी ने मुस्कुरा कर कहा तो भी जरिश मुस्कुरा न सकी। इतनी जिल्लत के बाद भी अपना घर के लफ्ज़ उसको बड़ी अजियतनाक लगे थे। वो कराची से इस्लामाबाद और अब इस घर तक मुसलसल खामोश रही थी। हूँ हाँ जी के अलावा उसने ज़ुबान नहीं हिलाई थी और अब भी ज़ुबान से वही निकला था, जी। भाभी ने बगौर देखा, वो ज़रा भी खुश नहीं लग रही थी। खूबसूरत लिबास, हल्की फुल्की ज्वेलरी और मेकअप के बावजूद वो बहुत पुजमुर्दा और थकन ज़दा महसूस हुई थी। वो शख्स जिसने बरसों मनपसंद मंजिल के हुसूल के लिए पाप प्यादा सफ़र किया हो और जब मंजिल पर पहुंचे तो उस पर यह इंकशाफ हो कि ये तो वो मंजिल ही नहीं थी जिसके लिए उसने सरतोड़ कोशिश की थी। अपने सफ़र और जद्दोजहद के रायगा जाने का एहसास उस शख्स को तोड़ फोड़ करने को काफ़ी हो सकता है। जुबारिया भाभी ने ताज्जुब से जरिश को देखा। उन्हें उस शख्स और जरिश में फ़र्क महसूस हुआ। खुश रहो।
सुमान बहुत अच्छा इंसान है। अभी तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, मगर वक्त के साथ साथ संभल जाओगी। तुम्हारी यहाँ आमद बहुत ज़रूरी थी ज़रिश। वो उसका कंधा थपक कर मुस्कुराई थी। लगता है बहुत थक गई हो, कपड़े चेंज कर लो। उनके कहने पर ज़रिश को भी भरपूर थकन का एहसास हुआ था, जिस्मानी भी और जहनी भी। जहन थका हो तो जिस्म खुद ब खुद थकने लगता है। ऐसी ही कैफियत वो भी महसूस कर रही थी। भाभी एक दो बातें और करके चली गई तो वो अपने ब्रीफ केस से अपना लिबास निकालकर वॉशरूम में घुस गई। कपड़े चेंज करके वापस कमरे में आकर उसने लिबास अलमारी में लटकाया था और जेवर दराज में डाल दिया था। कमरे के अतराफ का जायजा लिया। बहुत खूबसूरती से सजा, साफ सुथरा और हवादार कमरा था। दीवार पर अलमारी के अलावा बाएं जानिब बुक रैक्स था, उसके साथ कंप्यूटर टेबल और उसके सामने रिवॉल्विंग चेयर थी। बड़ी बेड के अलावा बेड की दाएं जानिब ड्रेसिंग टेबल और उसके साथ 2 सीटेड सोफा था। सोफे के सामने तपाई थी। सारा कमरा सफ़ेद और नीले कॉम्बिनेशन की सजावट से पुर था। कहीं कहीं रेड और गहरे रेड कलर का भी इस्तेमाल था। नंगे पाँव कालीन पर चलते वो खामोशी से बिस्तर पर आ बैठी थी। आइंदे जिंदगी में क्या होना था उसने कुछ नहीं सोचा था। फिर सोचने के लिए कुछ था भी क्या। सर उठाकर पूरी आन, इज्जत व वक़ार से जीने के सब दावे धरे के धरे रह गए थे। अब ये समझौते से भरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अभी वो अपनी खुदसाख्ता सोचों में उलझी हुई थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो फ़ौरन मुतवज्जे हुई थी। अपनी शख्सियत की तमाम तर वजाहत समेटे सुमान अहमद अंदर दाखिल हुआ था। ज़रिश को अपने हाथों में पसीना उतरता महसूस हुआ। इस सारे अरसे में उसे पहली बार अपना आप नर्वस होता महसूस हुआ था। वो नर्वस हो रही थी, उससे अपनी फीलिंग्स पर खुद ही उलझन होने लगी थी। वो फ़ौरन नज़रें चुराकर सीधी हुई। सुमान अहमद ने उसे नज़रें चुराते बगौर देखा था। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। सुमान अलमारी की तरफ बढ़ा, अपना लिबास निकाल कर पलटा तो ज़रिश पर निगाह डाली। वो सर झुकाए होंठ को चलती अजीब शशपंज में थी। दोनों हाथों को आपस में जकड़ रखा था। सुमान लिबास बदलने चला गया बगैर कोई बात किए। वापस आया तो वो उसी तरह बैठी हुई थी, गुमसुम सी। क्या बात है, क्या सोच रही हो? उसने चौंक कर सुमान को देखा। सुमान ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था, मगर दर हकीकत नजरें उसी पर थी। कुछ नहीं। सुमान ब्रश ड्रेसिंग पर रख कर उसके पास बिस्तर पर आ बैठा तो वो सिमट कर सीधी हुई। तुम खुश नहीं यहाँ आने पर? ज़रिश चुप रही थी। सिर्फ एक पल सुमान को देखा था। तो क्या चचा जान और चची जान ने अब फिर तुम्हें मजबूर किया है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप सब लोग यही तो चाहते थे कि मैं अपनी जिद और आना छोड़कर यहाँ आ जाऊँ। ज़रिश, सुमान ने बड़ी बेचारगी से उसे देखा था। आपने जिस तरह अपनी बेतबारी जाहिर की है, उसका सिर्फ यही हल था कि मैं यहाँ आ जाती। ज़रिश प्लीज़। सुमान ने उसे एकदम टोक दिया था। मैं इस सारे किस्से में खुद को क्लियर कर चुका हूँ। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैंने इस घर में इस तरह कभी नहीं आना चाहा था। मेरी ज़ात पर लगाया गया आपकी वालदा का इल्ज़ाम तो उसी तरह बरकरार है ना, वो हट तो नहीं गया। ज़रिश, खुद सोचो, अगर मुझे वो सब फिर से कबूल करना ही होता तो वो इल्ज़ाम लगाती ही क्यों? उन्होंने सब प्लान के तहत किया था। सब लोग बेवकूफ़ नहीं होते। बहुत से लोग फहमो शऊर रखते हैं, हालात का दुरुस्त तज्जिया करने की सलाहियत भी रखते हैं। तुम एक ही बात को जहन में जगह क्यों दिए हुए हो? मस्बत भी तो सोच सकती हो। वो चुप ही रही थी। वो फिर बोलकर आती भी क्यों? मामा से लेकर सुमान तक सबके पास उसे समझाने को 1000 दलाइल थे, ब्लैकमेल करने को 100 हरबे, मगर कोई उसकी जहनी हालत और सोच को पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। हत्ता कि उसको समझ लेने का दावेदार सुमान अहमद भी नहीं। मुझे नहीं पता क्या मस्बत और क्या मनफी, बस मुझे खुद पर लगा इल्ज़ाम जीने नहीं देता। मैं चाहूँ भी तो खुद को मामा या आपकी सोच के मुताबिक नहीं ढाल सकती। मामा ने मुझे समझाया और मैंने उनकी बात मान ली। वजह कुछ भी हो, मगर मामा ने कहा था कि अगर मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ नहीं आना चाहूँ तो वो आपसे ये रिश्ता ख़त्म करने की बात करेंगी। सुमान अहमद ने चौंक कर उसे देखा। उनके इल्म में ऐसी कोई बात न थी। बस पूछने पर चची ने बताया था कि उन्होंने उसे समझा दिया है। बस वो कुछ परेशान है, सो उसे प्यार मोहब्बत से हैंडल कर लेना। ज़िद्दी है, लाड प्यार ने उसकी कुछ आदतें बिगाड़ भी दी हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि उसको गलती पर गलती करने दूँ। और अब जो ज़रिश बता रही थी, सुमान ने इंतहाई ताज्जुब से उसे देखा था। मतलब जब मामा को मेरी बेवकूफ़ियों की सब फहरिस्तें अजबर हैं तो यकीनन आप भी बेखबर नहीं होंगे। कितनी तलखी थी उसके लहजे में, बल्कि तंज़ी अंदाज में कहती बड़ी चुपती निगाहों से सुमान अहमद को देखा था। मुझे कुछ इल्म नहीं चची जान ने तुमसे क्या बात की है और किस अंदाज में। बहरहाल अगर तुम नहीं आना चाहती थी या मुतमईन नहीं थी तो मुझसे बात कर लेती। यकीनन तुम्हें यूं मजबूर तो न किया जाता। वो सुमान को मुसलसल गलत समझने की कोशिश कर रही थी। सुमान ने एकदम संजीदगी से कहते हुए बिस्तर से उठ गया था। रह गई यहाँ आने की बात। तुम्हें याद होगा मैं तुम्हें पहले भी कह चुका था कि मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूँगा।
तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो। जिस तरह कभी तुम तावन चाहोगी मैं तुम्हें फराहम करूँगा। चची जान ने तुम्हें क्या कहा मुझे कतई इल्म नहीं, उनके किसी कौल व फ़ेल का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि तुम पढ़ना चाहती हो और कराची या इस्लामाबाद से हट कर किसी इदारे में दाखिला लेना चाहती हो। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ हर्ज है। तुम एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो, जहाँ भी कहोगी दाखिला मिल जाएगा। खिड़की के पास जाकर खड़े होते हुए सुमान ने यह सब कहा था। जहाँ तक हमारे रिश्ते की बात है तो भी तुम्हें याद होना चाहिए कि मैं उस रात कराची में तुम लोगों के यहाँ रात ठहरा था। उस सिलसिले में तुमसे तफसीली बात हो चुकी है। मैंने उस रात भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से तुम पर इस रिश्ते की जानिब से कोई दबाव या ज़बरदस्ती नहीं होगी। जब तक तुम ये सादगी और इत्मीनान महसूस नहीं करोगी, मेरी तरफ से कभी पेशरफ नहीं होगी। बस शर्त यह है कि तुम एतबार करना सीख जाओ। एतबार करो मुझ पर। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा वजूद बहुत अहम है। अपने जहन को रिलैक्स करो। तुम यहाँ हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। किसी के दिल में जगह बनाने, घर करने, मोहब्बत की जोत जगाने में बरसों लग जाते हैं, जबकि नज़रों से गिरने में एक पल लगता है। हमारा रिश्ता एक अटल हकीकत है। बंदा बशर हूँ और इंसान ही जज्बात में बहता है, मगर फिर भी इतना ज़रूर बता देता हूँ कि बस तुम्हें कभी अपने रिश्ते से मुत्तफ़िक़ होने पर मजबूर नहीं करूँगा। रात बहुत हो गई है और थकन भी बहुत हो रही है। क्या ख्याल है, अब सोना चाहिए? अगर फिर भी कोई बात जहन को डिस्टर्ब कर रही है तो सुबह बात कर लेंगे। ज़रिश ने बहुत हैरान होकर सुमान को देखा था। मेरे साथ बेड तो शेयर कर लोगी ना? मजबूरी है। सुमान ने मुस्कुरा कर कहा तो उसने फ़ौरन नजरें चुराई थी। बगैर कुछ कहे वो सर हिलाते हुए बिस्तर पर दराज हुई थी। सुमान ने एक दो पल उसे देखा था, फिर कुछ सोचकर मुतमईन होते हुए लाइट ऑफ कर दी थी। नवाज फारूक की शादी का कार्ड आया था। चूंकि बारात लाहौर से कराची जाना थी, सो सारे खानदान से एक एक फर्द ही इन्वाइटेड था, जबकि वलीमे में सारा खानदान बरादरी मदऊ थी। शारिक ज़मान बारात के साथ कराची गया था, जबकि 3 दिन बाद मुनक्किद होने वाले वलीमे में जाने के लिए अम्मा तो तैयार थी, नवेरा को भी साथ चलने का कह रही थी, मगर वो मुसलसल टाल रही थी। अम्मा, मैं भला क्या करूँगी वहाँ जाकर, वो भी इस हालत में? बाकी जो लोग जा रहे हैं तो वो तो पागल हैं ना, और तुम्हारी हालत को क्या हुआ है? अल्लाह का करम है, नसीबों वालियों पे ये वक्त आता है। नसीब। उसके चेहरे पर तंज बिखरा था। शाकरा को कहो कपड़े तैयार कर दे। शारिक को मैं कह चुकी हूँ, हॉल में जाना है उसके साथ। तुम भी जा रही हो मेरे साथ। मसला सिर्फ शारिक का नहीं था, पूरा खानदान वहाँ इकट्ठा होना था। न जाने क्या क्या कुछ सुनने को मिलना था। वहाँ सिर्फ चंद लोग ही नहीं होते, हमीद चचा की फैमिली के अलावा और भी बहुत से लोग होने थे, और वो किसी से भी सामना करने के मूड में न थी। मगर अम्मा को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। बाज़ औक़ात वो बिला वजह से जिद पर अड़ जाती थीं, जैसा कि अब। जाओ शाबाश, शाकरा को साथ मिलाकर तैयारी करो। अच्छा सा कोई सूट देख लेना और जेवर वगैरह भी। ख़ानदान की पहली शादी है जो देखोगी। अम्मा की ख़ास हिदायत पर वो खामोशी से उठ खड़ी हुई थी। अब एक अम्मा ही तो रह गई थी उसके दुख दर्द के साथ ही। वो अब उनसे बहस करके उनको कैसे नाराज़ कर लेती। लिबास निकाल कर उसने शाकरा को दिया था। वो इस्त्री करने चल दी तो वो नहाने बाथरूम में घुस गई। तैयार होकर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर वो अम्मा के कमरे में आई तो शाकरा उनको तैयार करवा चुकी थी। इस वक्त वो उनके बाल बना रही थी। सफ़ेद चिकनदार लिबास में अम्मा की शख्सियत बड़ी बारूब लग रही थी। बड़ी प्यारी लग रही हैं अम्मा। उसकी तारीफ पर अम्मा हंस दी थी। और ये क्या, तुमने तो जेवर पहना ही नहीं, ना गले में, हाथ कान भी खाली। माशाल्लाह से मैके ससुराल दोनों तरफ से कितना जेवर है। संभालने के लिए तो नहीं पहनाया हमने। शादी ब्याह पर भी नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी? अम्मा जाने भी दें, अब ये लिबास देख रही हैं, बमुश्किल पूरा आया है। जेवर पहनकर और भी अजीब लगूंगी, सब मुड़ मुड़ कर देखेंगे। शारिक तैयार हो गया है? वो आज घर पर ही था। अम्मा ने शाकरा से पूछा। पता नहीं जी, अपने कमरे में होंगे। जाओ देख कर आओ। शाकरा चली गई तो अम्मा ने उसे देखा। जहेज में से उसने सूट पहना था। अम्मा के दिल में कई बार ख्याल आया था कि शारिक ज़ुमान की ला कर दी गई चीज़ें वो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती थी, चाहे जूता ही क्यों ना हो। वो सिर्फ इस घर में रह रही थी। हत्ता कि एक बार डॉक्टर फ़ारोज़ा की लिख कर दी गई मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। नवेरा के जिक्र करने पर उन्होंने वो नुस्खा लेकर मुलाजिम को दिया था। उस वक्त शारिक चला आया था। वो अम्मा की दवाइयों का नुस्खा समझा था। उसे किसी काम से फ़ौरन वापस भी जाना था। वो नुस्खा मुलाजिम से लिया। रात को उसने मेडिसिन ला दी थी, मगर नवेरा ने वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की थी। उसने खुद मंगवा कर मेडिसिन इस्तेमाल की थी। कितने दिनों बाद उन्होंने दराज खोला तो वहाँ मेडिसिन का शॉपर जूं का तूं पड़े देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ था। कुछ जेवर पहन लो, वहाँ सब सवाल करेंगे, कम अज़ कम मेरी इज्जत के लिए ही पहन लो। नवेरा ने बड़ी बेचारगी से अम्मा को देखा था। वो कह नहीं सकती थी कि जेवर पहनने में उसे कोई हर्ज नहीं था, मगर वो सारा जेवर शारिक ज़ुमान के कमरे में उसके पर्सनल लॉकर में रखा हुआ था। वो वहाँ से कैसे निकालती?
وہ تو کبھی اس کے کمرے کے قریب سے بھی نہیں گزرتی تھی، کجا کہ اس کی پرسنل دراز میں سے زیور نکالنا۔ اماں، وہ سارا زیور شارق کے لاکر میں ہے، آپ لا دیں، امی کی طرف کا ادھر کا بہت بھاری ہے، میں نہیں پہنوں گی، امی والا لا کر دے دیں۔ اماں نے نویرا کے رویے پر بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں۔ وہ مصنوعی ٹانگ سنبھالتی آہستہ آہستہ چلتی کمرے سے نکل گئیں تو اس نے گہرا سانس لیا۔ اماں زیور لے کر آئیں تو اس میں کچھ زیور ادھر کا بھی تھا۔ یہ میں نے خود بنوایا تھا شارق کے دلہن کے لیے، یہ شارق کی کمائی کا نہیں ہے، اس کے ابا کی کمائی ہے، اور یہ زیور میں نے اپنا زیور دے کر نیا بنوایا تھا، پہن لو۔ وہ اب بھلا کیا کہتی؟ تمام زیور اماں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا۔ ان کے اندر نویرا کو ہر وقت اپنے ہاتھوں سے بنانے سنوارنے کے کتنے ارمان تھے۔ شارق نے گاڑی نکال کر ہارن دیا تو وہ اماں کو سہارا دیے باہر نکل آئی۔ آج پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ اماں ویل چیئر کے بغیر باہر جا رہی تھی، ورنہ وہ ویل چیئر ضرور گاڑی میں رکھواتی تھی۔ شارق زمان نے انتہائی حیران ہو کر نویرا کو دیکھا۔ اماں کے ساتھ اسے دیکھ کر تعجب ہوا، وہ اس کی گاڑی میں جانے پر کیسے راضی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک پل کو ضرور سوچا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اماں کو بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھتے اس نے ایک بار بھی شارق زمان پر نگاہ ڈالنا گوارا نہ کی تھی۔ مکمل طور پر ان لمحوں میں اس نے شارق زمان کی نفی کی تھی، جیسے وہ ان کا کوئی شوفر ہی تو تھا۔ شارق زمان کے اندر ایک دم چبھن ہونے لگی۔ وہ عورت ذات ہو کر اسے نظر انداز کر رہی تھی، کوئی اس کے اندر تلملایا تھا۔ سارا رستہ شارق زمان کے اندر ایک اندیکھی آگ جلتی رہی تھی۔ نویرا کی کنڈیشن اور اپنی اولاد کا احساس نہ ہوتا تو شاید اب تک سارے حساب بے باک کر چکا ہوتا۔ وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو چچی نے بڑی پرتپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ نویرا کو اماں کے ساتھ دیکھ کر دونوں میاں بیوی کے دلوں میں ایک سکون سا اترا تھا۔ نواز فاروق کی شادی کر دینے کے باوجود نویرا کے ساتھ ہونے والی زیادتی اب بھی دل دکھاتی تھی، مگر اب اماں اور ان کے پیچھے مطمئن سے شارق کو دیکھ کر اپنی زیادتی کا احساس کم سا ہونے لگا تھا، بلکہ نویرا کے ساتھ ساتھ انہیں نواز فاروق بھی بے قصور لگتا تھا۔ چچی نے بہت محبت سے گلے لگا کر پیشانی چومی تھی۔ وہ بھتیجی بیہ کر لائی تھی، مگر نویرا کو کھو دینے کا دکھ اپنی جگہ تھا۔ ان کی باقی چاروں بیٹیاں بھی نویرا کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ جس طرح نویرا نواز کے انکار کے بعد ان لوگوں سے ناراض ہوئی تھی، ان کو یقین تھا کہ وہ اب شادی پر نہیں آئے گی، مگر نویرا نے آ کر بڑی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ سب نویرا کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ وہ سب رشتہ داروں سے اماں کو ملوانے کے بعد ایک ٹیبل کے گرد بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں اماں اور نبیلہ بھابھی وغیرہ بھی آ گئے تھے۔ نویرا کے لیے یہ بات تسلی بخش تھی کہ مرد اور عورت کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا تھا۔ درمیان میں پارٹیشن کا انتظام تھا، سوائے چند قریبی احباب کے کوئی بھی خواتین والے حصے میں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد نواز کی بہنیں سجی سجائی رمیسا کو لیے اسٹیج پر آ بیٹھی تھی۔ نویرا نے بغور دیکھا، اچھی خاصی خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی۔ زبیدہ چچی اور رمشا بھی ان کے پاس ہی آ بیٹھی تو کھانا کھانے تک وہ سب آپس میں ہی مصروف رہیں۔ وہی خاندان کے قصے، نواز کا والدین کے پاس واپس آ جانا اور ان کا خاص طور پر مان جانا، اور یہ آنن فانن شادی۔ 1 ماہ کے عرصے میں یہ سب ہوا تھا۔ کھانے کے بعد فوٹو سیشن کا سلسلہ چلا تھا۔ نواز فاروق نے اپنی پوری فیملی کو اسٹیج پر بلا لیا تھا۔ اس سارے عرصے میں نویرا نے ایک عرصے بعد اس شخص کو دیکھا تھا۔ نواز نے جب شادی سے انکار کیا تھا تو کتنا دکھ ہوا تھا، اور پھر جب شارق کے زبانی علم ہوا کہ وہ کیوں انکار کر کے چلا گیا ہے تو اس نے اس سے نفرت بھی کی تھی۔ یہ بھی سوچا تھا کہ زندگی بھر کبھی سامنا نہیں کرنا، اور اگر کبھی بدقسمتی سے سامنا ہو بھی گیا تو نفرت سے اپنے ساتھ کی جانے والی ناانصافی پر اس کا گریبان جھنجھوڑ دے گی۔ مگر اب وہ چپ چاپ بس اسٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن کو دیکھی جا رہی تھی۔ وہ ایک بار بھی اٹھ کر ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی، جب سے آئی تھی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شارق زمان سے شادی کے بعد نبیل بھائی کی نفرت کے باوجود اس نے سمجھوتے کی راہ اپنائی تھی، مگر رضا حمید کی جذباتیت نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ پھر وہ اکیلے نواز فاروق کو قصوروار کیوں ٹھہراتی؟ رضا حمید بھی اس کی بربادی میں برابر کا شریک تھا۔ اس نے زندگی بھر کسی سے نفرت نہیں کی تھی، مگر اب لگتا تھا کہ شارق، نواز اور حمید اس کی زندگی کے وہ مسلس ہیں جنہوں نے نہ صرف اسے بدنام کر دیا تھا بلکہ اس کے اندر سے جینے کی آرزو تک چھین لی تھی۔ دل کے اندر کوئی جذبہ باقی نہ رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ مسلسل اسٹیج پر بیٹھے جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز یہ تھا کہ نواز فاروق نے بے چین ہو کر اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی۔ دائیں طرف تیسری ٹیبل کے گرد بیٹھی نویرا پر نگاہ جم سی گئی تھی۔ نویرا، اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ وہ جب سے لاہور آیا تھا دل کی بے پناہ خواہش کے باوجود نویرا سے سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پا سکا تھا۔ بارہا شارق کے گھر کے گیٹ پر جا کے پلٹ آیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کے ولیمے کی تقریب وہ اٹینڈ کرنے آئے گی۔ اب سامنا ہوا بھی تو نگاہیں ایک دم چک گئی تھی۔ احساس شرمندگی سے نظریں ملانے کا یارانہ نہ تھا۔
नवीरा ने नवाज की नजरें चुरा लेने पर बड़े तमस्खुर से उसे देखा था। ये मर्द हजरात। वो अंदर ही अंदर हंसी थी। उसे यकीन था कि अब सारी उम्र नवाज फारूक उसके सामने आ जाने पर ऐसे ही निगाहें चुराएगा, उसकी इल्जाम देती तमस्खुराना निगाहों से छुपेगा। उससे नवेरा एहसान को खोया था। अब जो नवेरा थी वो उस नवेरा से बहुत मुख्तलिफ थी, जिसे हालात ने अपनी दानिश में शतरंज के मोहरे की तरह बड़ी बुरी तरह पिटा दिया था। हुमैरा 2-3 बार उसके पास आई भी थी कि वो भी रोमांसा के साथ तस्वीर खिंचवा ले, मगर उसने सहूलत से इनकार कर दिया था कि वो इस हाल में तस्वीरें बनवाती कहाँ जचेगी। चंद तस्वीरें बनाकर नवाज फारूक स्टेज से उतरा तो बड़ी अम्मा को देखकर रुक गया। वो जब से आया था दिल के हजार चाहने के बावजूद उनसे मिलने नहीं जा सका था। एहसास निदामत ही ऐसा था, खुद में किसी से भी सामना करने की हिम्मत नहीं पाता था। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। वो नवेरा की बाईं जानिब बैठी बड़ी अम्मा के पास चला आया था, झिझक कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बहुत मोहब्बत और शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने दरियाफ्त किया था। अल्लाह का करम है और आपकी दुआएं हैं बस। वो आजिज़ से बोला था। एक बार भी उसने दाईं जानिब बैठी नवेरा को नहीं देखा था। वही नजरें चुराता शर्मिंदा सा एहसास था। जीते रहो, बड़ी प्यारी बीवी है तुम्हारी, अल्लाह नसीब अच्छे करे। उन्होंने बड़े खुलूस से दुआ दी थी। नवेरा सर घुमाकर बाहर आते जाते लोगों को देखी गई। तुम कैसी हो नवेरा? नवेरा जो गुमान था कि वो कभी उसे सामना होने पर भी उससे कलाम नहीं करेगा, बल्कि निगाह चुराकर निदामत से सर झुकाए गुजर जाएगा, एकदम पलट कर उसे देखा। वो संजीदा चेहरे से उसे ही देख रहा था। तुम्हें कैसे लगती हूँ? आप जनाब के तकल्लुफात की परवाह किए बगैर उसने बड़ी बदलिहाजी से उसे घूरा था। उसके लिए यह बात शौक से कम न थी कि नवाज फारूक उसे खुद से मुखातिब करने की कभी जिसारत भी करेगा। बज़ाहिर तो ठीक ही लग रही हो, अंदरूनी कैफियत तो तुम खुद ही बता सकती हो। बड़े भरपूर एतमाद से वो मुखातिब था। नवेरा का जी चाहा एकदम उठे और उस वजूद का एतमाद से पुर चेहरा अपने हाथों के पत्थरों से सुर्ख कर दे। उसकी जिंदगी को रुसवाई की दलदल में धकेल कर जाने वाला किससे मुतमईन और आसूदा जिंदगी गुजार सकता था, जबकि वो हर रात अंगारों के बिस्तर पर लौटते गुजार रही थी। मेरी अंदरूनी और बैरूनी कैफियत से तुम्हें मिस्टर नवाज फारूक कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। बराहे करम अपना रास्ता नापिए, और हाँ, आइंदा मुझसे मुखातिब होने की गलती मत करना। मैं अपनी तजलील और रसवाई भूली नहीं। जो जिल्लत और हितक मैंने तुम्हारी और शारिफ जुमान की मिली भगत से उठाई थी, आइंदा मेरे सामने भी मत आना। ऐसा ना हो कि मैं खुद पर काबू न रख पाऊँ और नफरत से तुम पर थूक दूँ। तुम मेरी रूह के कातिल हो, समझे? वो सिर्फ बोली नहीं बल्कि नफरत की शिद्दत से फुनकारी थी। उसके लहजे में नफरत के शोले दहक उठे थे। वहां मौजूद हर फर्द से फैरान और गुमसुम ही नहीं हुआ था, बल्कि उनके तो वहम व गुमान में भी ना था कि नवेरा ऐसा रद्द अमल भी जाहिर कर सकती है। और नवाज फारूक, उसकी वो हालत थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। उसने उस एक लम्हे में नवेरा के अंदर लम्हा बलम्हा चलने वाली सारी नफरत देख ली थी। वो शारिक के साथ मुतमईन और खुश नहीं, उसने उस एक लम्हे में इदराक हासिल कर लिया था। अगर वो खुश होती तो शायद उसे भी काबिल माफी समझ लेती या खताकार की खता जानकर निगाह फेर लेती, मगर उसके लहजे में सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग थी जो हर चीज जलाकर भस्म कर देने वाली थी। नवेरा आहिस्ता। अम्मा ने टेबल पर धरे उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे खुद पर काबू पाने का कहा तो वो सख्ती से लब भींच गई। जुबैदा चची के अलावा रिमशा भी हैरत ज़दा गुमसुम थी। जाओ नवाज, अपना काम करो, अभी जख्म हरे हैं, वक्त के साथ ही मनमन होंगे। इस तकरीब में शामिल होना हमारा फ़र्ज़ था कि तुम हमारे सगे बेटे की तरह हो, अपना खून हो, मगर कोशिश करना नवेरा से सामना ना करना। जाओ अब तुम। अम्मा के कहने पर वो चुप तो हो गई थी, मगर निगाहों की नफरत उसी तरह बरकरार थी। अम्मा के कहने पर नवाज फारूक बड़े बड़े डग भरता वहां से निकल गया था।